हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन करंट चैप्टर में आगे चलते हैं। आगे आज अपन पॉइंट करेंगे धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। कि जो भी मेटेलिक जो आपके कंडक्टर हैं, मेटेलिक कंडक्टर का अर्थ आप जान गए होंगे। जितने भी आप धातुओं का नाम जानते हो वो सब इसके अंदर आएंगे, लोहा, चांदी, सोना, ये सब। इनके अंदर करंट फ्लो किस कारण से होता है, ठीक है, कैसे प्रवाहित होता है, इसका अध्ययन करेंगे। कंसेप्चुअल है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अपन पहले से जानते हैं कि चालकों में, धात्विक चालकों में करंट फ्लो किसके कारण होता है? चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होता है। ये चीज अपन पहले से डिस्कस है, आपको ध्यान भी होना चाहिए कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाह होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि अब ये जो चीज पता लग गई भाई धात्विक इनके कारण प्रवाहित हो रही है, तो सामान्य सी बात है कि जिसके पास ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जिस धातु में, वो उतना अच्छा चालक होगा। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, सही है। तो अपन कह सकते हैं किसी पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है भाई। पहले वाली जो कथन है उसी को आगे बढ़ाया है। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होता है, तो मतलब ये है कि ये ज्यादा होंगे तो धारा प्रवाह ज्यादा होगा और कम होंगे तो कम होगा। तो चालकता का अर्थ क्या होगा? किसी भी पदार्थ की चालकता का क्या तात्पर्य कि उसमें प्रवाहित धारा कैसी है, कितनी मात्रा में हो रही है, कम या ज्यादा, यही तो डिपेंड करेगा। तो हमने कहा किसी पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। ये चीज होगी। हाँ, ये चीज आप पहले से जानते हैं, बचपन से भी पढ़ा रखा होगा। चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, मेटल में सबसे अच्छा चांदी है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बाद में आता है जैसे कॉपर, उसके बाद में सोना, फिर एल्यूमिनियम आदि, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो चांदी है, उसके बाद में कॉपर, एयू, गोल्ड हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब इसके बाद में काम में आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, जिस कारण परिणामी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि धारा प्रवाह क्या है? आवेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो धारा है। लेकिन देखो मैं बात बता रहा हूं आपको कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। अनियमित या यादृच्छिक गति का तात्पर्य होता है अपनी इच्छा अनुसार वो कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी गति करें। तो उस अनियमित गति के कारण करंट तो फ्लो होती है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एक अपनी खुद की अनियमितता है। इस कारण उनका जब रिजल्टेंट निकालते हैं, इसी कारण तो मैंने कहा ना परिणामी, उन सब के कारण रिजल्टेंट अगर करंट की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो कोई भी ऐसा होता है, ठीक है। अगर फिर धारा प्रवाह कैसे होते हैं? जैसे 5वां पॉइंट, किसी चालक के सिरों पर यदि कोई विभवांतर
कोई विभवांतर आरोपित कर दें, आरोपित कर दें कि अपन क्या कर रहे हैं, किसी चालक के इसी रूप में क्या कर रहे हैं, कोई विभवांतर आरोपित कर दें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी अनियमित गति छोड़कर, अपनी अनियमित गति छोड़कर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध संरेखित होकर एक औसत वेग से गति करने लगते हैं, औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, होने लगती है। कैसे? जैसे देखो आप डायग्राम से कोई चालक ले लो, ये लो कोई चालक, ये अपने कोई चालक ले लिया। अब इसके ऊपर आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये लो, ये प्लस ये माइनस, तो विद्युत ये प्लस हो गया, ये सिरा क्या हो गया माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये तो होगी प्लस टू माइनस। तो आप भी जानते हो इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले तो क्या थे, अनियमित रूप से गति कर रहे थे, पहले तो मन मर्जी से थे, लेकिन अब सारे क्या हो गए, ये सिरा क्या हो गया आपका, इसका ए सिरा क्या हो गया पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव सिरे की साइड में अपने आप ही आकर्षित होने लगे, क्योंकि F बराबर क्या बल लगेगा, QE। इस विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बल लगने लगा, F बराबर QE, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन E, ठीक है। तो ये कहेंगे प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, जो कि इसकी अनियमित गति को खत्म करके इसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध संरेखित करता है, ठीक है। अब उसकी गति कहाँ हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी इस पे ये लगाएंगे और लगाते क्या हो जाएगा, आप भी जानते हो कि इस पे सब इस प्लस के कारण क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे, तो मतलब यूं भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण इन पर बल क्या लगेगा, F बराबर QE। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अपन किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें हमें परिणामी धारा प्रवाहित होती है। कारण क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनियमित गति छोड़कर एक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गतिशील हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं अतः किसी भी चालक पर जब कोई विभव आरोपित करते हैं तो अतः किसी भी चालक पर जब कोई विभव आरोपित करते हैं तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति छोड़कर एक औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करने लगते हैं।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज़ है कि आपने कहा कि अगर जब भी कोई भी चालक होगा उस पर अगर आप कोई भी विभव आरोपित करेंगे तो वो अपनी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह अनियमित गति छोड़कर क्या करेंगे, औसत वेग से आप क्या कह रहे हो, विद्युत क्षेत्र में के विरुद्ध गति करने लगते हैं, जिसके रिजल्टेंट अपने को धारा प्रवाहित। तो ये है किसी भी चालक में धारा प्रवाह की बेसिक छोटी छोटी बातें। दोबारा देख लीजिए, मैंने कहा कि कोई भी धात्विक या मेटलिक जो कंडक्टर हैं उनके अंदर करंट फ्लो का रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल है या कोई भी पदार्थ है वो चालक कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करेगा उसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, इसके बाद में अगर बात करें तो कॉपर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति होती है, ठीक है। इस अनियमित गति के कारण हमें परिणाम रूप से कोई धारा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जब अपन किसी चालक के सिरों पर कोई विभवांतर या कोई बाह्य वोल्टेज सोर्स अगर अप्लाई करते हैं, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी अनियमित गति छोड़कर क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या प्लस वाले सिरे की तरफ संरेखित होकर एक दिशा में औसत वेग से गतिशील होने लगते हैं, जिसके रिजल्टेंट क्या होता है, हमें चालक में धारा प्रवाह प्राप्त होता है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप अगर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल आरोपित क्या होता है, F बराबर QE। यही बल क्या करता है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र पर के कारण ये जो बल लगता है इसकी अनियमित गति को रोकता है और क्या करता है, इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध संरेखित होकर औसत वेग से गतिशील करने लगता है। तो यहाँ से रिजल्ट निकला कि किसी भी चालक में जब कोई अपन एक्सटर्नल वोल्टेज बाह्य विभव मतलब बैटरी से जोड़ दिया, बाह्य विभव का अर्थ है बैटरी से जोड़ दिया, तो उस स्थिति में वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति छोड़कर एक औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करने लगते हैं, ठीक है। ये अपना किसी भी चालक के अंदर गति की बात करें, ठीक। अब अपन अगला पॉइंट शुरू करते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट, वो है अपवहन वेग, ठीक है। अपवाह वेग, अपवहन वेग ऐसा नाम आपने सुना होगा। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट। यहाँ से अपन ने एक चीज अभी जो पढ़ा कि अभी कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या होते हैं, अनियमित गति करते हैं, ठीक है, या यादृच्छिक गति करते हैं, जिसके कारण उनकी रिजल्टेंट किसी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। अगर अपन बात करें कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति करता है तो वो क्या होता है, उसमें उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, धनायन, ऋणायन, इन सब से क्या करता है, वो टकराता है, ठीक है, टक्कर होती है। और जब लगातार दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो गति बनती है, ठीक है, तो उसको अपन जो मतलब अपन यूँ कहते हैं दो क्रमागत टक्करों के बीच में पथ बनता है, समय लगता है, गति कैसे होती है, यहाँ पर ऐसे करके दो तीन छोटी छोटी परिभाषाएं बनेंगी। तो अपन पहले उनको चर्चा करते हुए फिर मैं आपको डेफिनेशन तक लेके चलता हूँ, तो जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, ठीक। अपनी अनियमित गति के दौरान वे अन्य परमाणु, धनायन, इलेक्ट्रॉन आदि से टकराते, टक्कर करते हैं, ठीक है। ये तो एक नेचुरल बात है कि वो गति करेंगे तो अनियमित तो इन सबसे तो टक्कर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुक्त
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित चाल लगभग 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड होती है। 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड होती है। लगभग इनकी अनियमित चाल इतनी होती है। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि ऐसा होती है, ठीक है। दूसरी बात इसी में लिख लें अपन ऐसे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य का पथ लगभग रेखीय होता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का कि एक इलेक्ट्रॉन पहले किसी चीज से टकराया, जैसे मान लो कि एक परमाणु से टकराया, उसके बाद में वापस चल के दोबारा जब दूसरी बार अन्य परमाणु या इलेक्ट्रॉन या किसी धनायन से टकराएगा, तो उन दोनों के बीच में दो क्रमागत टक्कर, मतलब पहली टक्कर के बाद और दूसरी टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी चलेगा उसका जो पथ है वो लगभग रेखीय होता है, सीधा होता है, ठीक है। अब देखो यहां से अपने एक परिभाषा आती है मध्य मुक्त पथ। क्या आती है? मध्य मुक्त पथ। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा बार से। किससे करते हैं? लैम्डा। मध्य मुक्त पथ, ठीक है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ कहते हैं। मध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपन बार बार वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही गतिशील होते हैं, इस कारण, और अन्य इलेक्ट्रॉन तो गति करने ही नहीं है। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी या तय किए गए पथ का औसत, एक ही बात है, तय किए गए पथ की औसत दूरी को ही अपन इलेक्ट्रॉन का मध्य मुक्त पथ कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। तो मध्य मुक्त पथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। ये क्या है? फ्री पाथ। तो ये हो गया आपका मध्य मुक्त पथ कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई औसत दूरी मध्य। अगली एक डेफिनेशन यहाँ पर और है विश्रांति काल, रिलैक्स टाइम। विश्रांति काल मतलब आराम करने वाला टाइम। तो अपन बात कर सकते हैं विश्रांति काल क्या होगा? रिलैक्स टाइम होगा, रिलैक्सन टाइम, ठीक है, कि आराम करने वाला समय विश्रांति काल। तो यहां पर क्या होगा कि दो किन्हीं भी विश्रांति काल किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों में लगा समय, मतलब क्या हुआ? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों में लगा समय, समय क्या कहलाता है? समय विश्रांति काल कहलाता है, ठीक है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे टाउ से। विश्रांति काल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से, ठीक है। अब देखो अपन मध्य मुक्त पथ आ गया, विश्रांति काल। यहां से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो भी गतिशील हैं वो कोई निश्चित वेग तो इनका है नहीं,
निश्चित इनका रास्ता नहीं है, अनियमित इनकी गतियां हैं, न इनका नहीं, क्योंकि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील है फिर टकरा गया तो वापस रुक जाएगा, फिर गतिशील होगा फिर टकराए, तो आपको नियमित निश्चित दिशा में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं है। इस कारण अपन अब डेफिनेशन लेके आएंगे अपवाह वेग की, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। तो वो क्या कहता है, देखो आप अपवाह वेग, ये दोनों डेफिनेशन पहले बताने जरूरी थी आपको। अपवाह वेग की देखो आप क्या कहता है, चालक पर आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर, विभवांतर, चालक पर आरोपित विभवांतर, ठीक है, कि वोल्टेज की अब अगर तो काम पर ठीक है नहीं, तो चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होने वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होने वाले नियमित वेग, अनियमितता खत्म हो जाएगी, नियमित वेग की बजाय औसत वर्ड लेना, नियमित औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, बहुत इजी है, अपन ऊपर से अगर क्लियर होते आए हैं तो आपके माइंड में मैंने ये चीज बता दी, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है, अनियमितता। जैसे ही अपन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कोई बाह्य वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो अपन जानते हैं कि वो अपनी अनियमित गति छोड़कर क्या होता है, किस साइड में भागने लगता है, प्लस वाले सिरे की साइड में। तो देखो चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न, ठीक है, चालक पर आरोपित विभवांतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होने वाले नियमित, अब अनियमितता खत्म हो गई ना, नियमित किधर हो गया, प्लस वाले सिरे की साइड में, नियमित औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, या यूं कह सकते हैं जब किसी चालक में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं कभी करंट फ्लो के कारण, तो उनका औसत वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग। तो अपन यूं भी कह सकते हैं धारा प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। आप भी जानते हैं कि आप जैसे ही कोई वोल्टेज, बाह्य वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अपवाह वेग तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, और प्रवाहित होंगे करंट फ्लो होगी, तो अपन क्या कह दिया, धारा प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है वही क्या कहलाता है, अपवाह वेग। और यहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, कौन से की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये हुआ अपना अपवाह वेग। अब अपना है कि अपवाह वेग का फॉर्मूला, कि अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अपन बात करें अपवाह वेग का सूत्र। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो अपन देखो बहुत ईजी है, कि अपने कह दिया कि माना किसी चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिनका किसी क्षण अनियमित वेग क्रमशः u1, u2, un है, क्रमशः u1, u2, un है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल क्रमशः τ1, τ2, τn। ठीक है, ये बात। अब आप भी जानते हैं, अपन कहते हैं
किसी इलेक्ट्रॉन का आगामी टक्कर से पूर्व वेग v है तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस 80, ये आप जानते हो। अब देखो आप क्या कहा, मैंने कहा कि कोई चालक है जिसमें टोटल कितने मान लिए अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, जिनका किसी क्षण अनियमित वेग प्रारंभिक वेग क्या है u1 u2 u3 ऐसे un तक है, और इन सब इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल भी अलग मान लिया अपने τ1 τ2 t1 t2 मान लो, चाहे τ1 मान लो आपने t1 t2 t3 ऐसा n तक मान लिया। अपन जानते हैं कि जैसे ही आप अगर किसी इसके ऊपर बाह्य वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा कि आप इन पर क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका चालक था, ये चालक ले लो आप, तो ये चालक हुआ, आपने इस पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया प्लस माइनस, तो सारे इलेक्ट्रॉनों पर इस पर सब पर बल क्या लगेगा, F = QE फोर्स अप्लाई होगा, F = QE बल लगेगा। तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स हुआ F बराबर QE, इस बल के कारण इन सबकी गति क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो सबका वेग चेंज होगा कि नहीं होगा, v1 v2 v3। तो अपन कहते हैं कि क्या, देखो प्रथम टक्कर के बाद वह क्रमागत दूसरी टक्कर से पहले, क्रमागत दूसरी टक्कर से पहले का वेग, प्रथम टक्कर के बाद वह क्रमागत दूसरी टक्कर से पहले का वेग क्या होगा, वेग क्रमशः v1, v2, v3 डैश ऐसे vn है, तो v1 बराबर क्या होगा u1 प्लस एल्फा τ1, v2 बराबर क्या होगा u2 प्लस एल्फा τ2 डैश ऐसे vn बराबर, इधर ले आए तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा un प्लस एल्फा τn। मतलब क्या कहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग अपन ने u1 माना, किसी का u2 माना, किसी का u3 माना, तो कोई भी एक विश्रांति काल τ समय बाद में क्या होगा, वो उसका वेग कुछ ना कुछ बदलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप बाह्य वोल्टेज लगाओगे, बताओ त्वरण पैदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाह्य वोल्टेज के कारण फोर्स क्या लग रहा है, F बराबर QE, और जहां पर बल होता है वहां क्या होता है, त्वरण होता है। तो इस कारण इसके कारण त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और गति के प्रथम समीकरण के अनुसार उसका वेग चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का v1 हो गया तो दूसरे का कोई का v2 ऐसे vn, तो ये प्रथम समीकरण से इन सबका वेग क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, अब अपन बात कर लें औसत लेने पर अपन ले तो क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस डैश vn अपॉन n बराबर u1 प्लस u2 प्लस डैश un अपॉन n प्लस एल्फा तो कॉमन है सब के अंदर, तो τ1 प्लस τ2 प्लस डैश τn अपॉन n। तो इसको तो लिख देते हैं vd, इसको वैल्यू आ गई 0 और इसकी आ जाएगी एल्फा τ एवरेज। ठीक है, तो vd = आ गया एल्फा τ एवरेज, ये आपका। अब आप कह सकते हो कि सर इसकी वैल्यू 0 कैसे आई, क्योंकि ये प्रारंभिक जो भी किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का का औसत क्या होता है, वेग का औसत क्या होता है 0। कब, जब तक अपन कोई बाह्य वोल्टेज नहीं लगाते। तो ये तो क्या है, प्रारंभिक वेग है, उनका एवरेज तो क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया τ एवरेज। अब आप भी जानते हो एल्फा = क्या होगा, F अपॉन m। भाई त्वरण क्या होता है, क्यों ये नहीं होता क्या, F बराबर m है, तो अपने क्या होगा A = F अपॉन m, और F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन E, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो vd = इलेक्ट्रॉन E अपॉन m इंटू τ एवरेज। ये लो, ये आपके
और अपवाह वेग का फॉर्मूला है। दोबारा समझ लो, थोड़ा सा अगर आपको अजीब लगे तो अपवाह वेग में क्या करना है, हमने कहा कि कोई भी चालक है उसमें n मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लिए, अपन ने कितने मान लिए, n मुक्त इलेक्ट्रॉन। n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपन ने क्या किया कि उनका किसी भी क्षण का अनियमित वेग क्या मान लिया, u1 u2 u3, ठीक है, और उनका विश्रांति काल भी t1 t2 t3 मान लिया। अब ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आगामी टक्कर से पूर्व का वेग v है, तो गति के प्रथम समीकरण से अगर v का मान याद करना हो तो कैसे निकालोगे, v बराबर u प्लस at से, ठीक है। फिर हमने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जैसे ही वोल्टेज लगाओगे तो F बराबर QE बल लगेगा। इस बल के कारण क्या होगा, ये त्वरित होंगे तो इनका वेग बदलेगा। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़कर क्या हो गया, कोई V1 टक्कर से पहले, टकराने के बाद में तो वापस जीरो हो जाता है V1, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, U प्लस 80 U1 प्लस एल्फा इंटू T1, कोई त्वरण मान लिया अल्फा। ऐसे दूसरे के लिए U2 प्लस एल्फा T2, ऐसे डैश डैश करके n तक आ गया। अब हमें क्या है, अपवाह वेग याद करना, तो अपवाह वेग क्या होता है, औसत होता है। तो अपन इसका एवरेज ले लें पूरे का, तो इसका एवरेज प्लस U1 इनका एवरेज प्लस इधर वाले का एवरेज। आप भी जानते हो इसका एवरेज तो क्या कहलाएगा, अपवाह वेग, तो इसको तो लिख देते हैं VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD होता है अपवाह वेग। और ये U1 प्लस U2 इनका एवरेज क्या आएगा, 0, क्योंकि प्रारंभिक जो वेग होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन उनका एवरेज तो 0 होता है, अपन पहले चर्चा कर चुके। और इन सब का अपन ने कोई औसत विश्रांति काल कोई टो एवरेज मान लो या टो बार लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और एल्फा की त्वरण का मान चाहिए, तो त्वरण F बराबर क्या होता है, ma, तो A बराबर F अपॉन m, और यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, QE, तो इलेक्ट्रॉन E, यहाँ पे Q कौन है, इलेक्ट्रॉन E, तो इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू, तो ये आपकी औसत वेग का डेरिवेशन हो गया, आपके अपवाह वेग। औसत वेग क्या है, अपवाह वेग का अपने डेरिवेशन निकाल दिया, ठीक है। आप और भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आप देखो क्या, E बराबर क्या होगा, V अपॉन L, E बराबर क्या होता है, V अपॉन L, तो अपन यूँ भी लिख सकते हैं VD बराबर इलेक्ट्रॉन E की जगह तो इलेक्ट्रॉन अपॉन m, E की जगह क्या लिख दो आप, V अपॉन L और टू बार, ये भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध आपको ध्यान है, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, वह V बराबर E इंटू L होता है, तो E बराबर V अपॉन L, तो V की जगह अपने विद्युत क्षेत्र E की जगह अपने V बटा L लिख दिया, बाकी सेम टू सेम। तो ये आपका विभव के पदों में भी अपवाह वेग का संबंध आ गया। तो ये अपना अपवाह वेग है, ठीक है। अपवाह वेग मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, धारा प्रवाह के दौरान जो औसत वेग होता है उसको अपन बोलते हैं। मान क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन E अपॉन m टू एवरेज, ये ठीक है। अपना जो लास्ट वाला जो था, अपना लास्ट हुआ था लेसन, उसके अंदर अपन ने एक न्यूमेरिकल दिया था आपको, और मैंने कहा आप सोल्व करके आप मेरे को ज़रूर बताएं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। उसका सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन दी थी मैंने, एक I इज इक्वल टू क्या दिया था, I इज इक्वल टू इक्वेशन क्या थी, 4t³ प्लस 5t प्लस 6 आपको दिया था, I इज इक्वल टू, देखो आपको क्या इक्वेशन थी, I इज इक्वल टू 4t³ प्लस 5t प्लस 6, तो सॉरी Q बराबर 4t³ प्लस 5t प्लस 6। फिर मैंने पूछा T बराबर 1 सेकंड पर करंट, तात्क्षणिक करंट, तो I इज इक्वल टू क्या है, dq अपॉन dt। तात्क्षणिक समीकरण करंट की वैल्यू क्या होती है, dq अपॉन dt। अवकलन कर दो, d अपॉन dt, 4t³ प्लस 5t प्लस 6, तो अलग ब्रैकेट सोल्व करो, अलग अलग हो जाएगा, d अपॉन dt 4t³ प्लस d अपॉन dt 5t प्लस d अपॉन dt 6। तो आप भी जानते हो इसका तो क्या हो जाएगा, 4t³ क्या हो जाएगा, 2t² 3t² भाई, और इसका हो जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 0। तो हमारे पास आ गया I बराबर 12t² प्लस 5। t की वैल्यू क्या रखनी है, t बराबर 1 सेकंड, तो I इज इक्वल टू आएगा 12 17 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 17 है C, आपका आंसर कौन है, C। कैसे किया हमने, ये फॉर्मूला जानते हो ना, d अपॉन dx x की घात n क्या होता है, n x की घात n माइनस 1, ठीक है। तो ये अवकलन हो जाएगा आपका था भाई, जैसे भाई d अपॉन dt 4t³ का है, तो आप भी जानते हो 4 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या d अपॉन dt, अंदर क्या बच गया t³ लगा दो डायरेक्टली, तो
3 तो आ गया t 3 की घात -1 तो क्या हो गया 3t²। 4 होता तो 4 और ये आपका 4 पहले 4 इंटू ये 4 हो ही गया तो क्या हो गया 12t² आ गया ना। तो इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।